वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट जो है वो 15 जनवरी हो गई है और 15 जनवरी के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 15 जनवरी जो है आज, और आज बहुत सारी जगह पर मकर संक्रांत जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। आप सभी लोगों को संक्रांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सी जगह पे पतंग उड़ा करके, नए नए डिशेस बना करके इस पूरे फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से, बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई होप सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये है हमारे नंबर्स। इन नंबर्स पे कॉल करके आप कोई भी पीडीएफ, जो भी आप टॉपिक पे जो भी आप चाहते हैं, वो आपको इजीली यहीं से ही मिल जाएगी। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स वगैरह के लिए, अपडेट्स के लिए। बाकी देखिए, ये तो है ही हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें सबसे पहला है, सबसे पहले कहता है कि आज के समय में जो धार्मिक स्वतंत्रता है, फिर वेब सेंसरशिप है, केसर का संघर्ष। मैं बता रही हूँ ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर है वायु की गुणवत्ता, फिर है बैंक्रप्सी कोड। तो देखिए, सबसे पहला है रिलीजियस फ्रीडम। मतलब क्या है इसका? अब क्या हुआ है कि यूएसए जो है, जो कंट्री है, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर उल्लंघन के कारण कई देशों का ध्यान आकर्षित किया है। हुआ क्या है कि इंटरनेशनल फ्रीडम एक्ट, मतलब कि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो है, उसके तहत यहाँ पर उन्होंने इसको एडवांस करने की कोशिश करी है। अब है क्या मतलब, वो समझते हैं। तो यूएस के जो मेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने यहाँ पर कई कंट्रीज को ये बोला है कि ये कंट्रीज पर्टिकुलर कंसर्न की है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है। इन देशों की पहचान जो है उन्होंने इसलिए करी है कि भाई इन देशों ने धार्मिक स्वतंत्रता को विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन किए हैं। ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है कि भाई विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन, ये शब्द आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। इन्होंने ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया, इंग्लिश में कहेंगे पर्टिकुलरली सीवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। तो ये इन्होंने जो करा है उसके ऊपर काफी बड़े इल्जाम जो लगाए हैं, इसकी वजह से ये जो पूरा यूएसए है वो बाकी सब कंट्रीज के रिस्पेक्ट में न्यूज में चल रहा है कि इन उल्लंघनों में यातना, क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार, ये सब चीजें जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है। ठीक है। ये जो सीपीस की सूचना, मतलब इन्होंने दी है, जो कंट्रीज इनके ऊपर ज्यादा इन्होंने बोला है स्पेशल वॉच लिस्ट में, इन्होंने बर्मा, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बारे में बोला है। ठीक है। तो ये कंट्रीज तो हो गई जो बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल लेवल पे आती है। एक इसमें और लिस्ट होती है जिसे कहते हैं स्पेशल वॉच लिस्ट। इसमें क्या होता है स्पेशल वॉच लिस्ट में, जो कि बिल्कुल इस कैटेगरी में नहीं आती, मीडियम की कैटेगरी में आती है। ठीक है। एक तो हो गई जिन्होंने सबसे ज्यादा, जिन पे कंसर्न है, जो इन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पर ये चीजें करी हैं, एक तो वो कंट्री होगी जो बहुत ज्यादा इस पे आएगा। दूसरा थोड़ा सा कम लेवल पे, जैसे कि अल्जीरिया, कोमोरोस, वियतनाम, अजरबैजान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सारी कंट्री। ठीक है। तो इन्होंने ये सब चीजें बताई हैं। एक तो सीपीसी आता है और एक एसडब्ल्यूएल आता है। क्लियर हो गया? तो ये तो कंट्रीज के लिए हो गया। इसके अलावा ही यूएसए ने एंटाइटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के नाम से भी बताया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे एंटाइटीज, इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर बोला है। जैसे कि आप जानते हैं तालिबान अफगानिस्तान का, जमात नसर अल इस्लाम, आईएसआईएस, बोको हरम, अल शबाब, हouthis जो यमन में है। तो एंटिटीज ऐसी भी हैं जिनके ऊपर पर्टिकुलर कंसर्न है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता पे कहीं ना कहीं आज भी हार्म कर रही हैं। ठीक है। तो इंडिया की पोजीशन और फॉरेन पॉलिसीज में भारत का नाम यहाँ पे कहीं नहीं है। ठीक है, कि पर्टिकुलर कंसर्न में इंडिया की कोई एंटाइटी नहीं है, और ना ही कोई पर्टिकुलर कंसर्न, स्पेशल वॉच लिस्ट वगैरह कहीं नहीं। बिकॉज हमारा संविधान भी, हमारा आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, हमारा प्रियम्बल भी हमें इस चीज की आजादी देता है कि हमारे यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे। अब आपको क्लियर हो गया कि कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न सीपीसी कहते हैं, वो अलग हो गया।
एक हो गया स्पेशल वॉच लिस्ट, एक हो गया एंटिटीज। तो तीन तरीके के अलग अलग यहाँ पर यूएसए ने डेजिग्नेशंस प्रोवाइड करी हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं कि भारत इसमें किस में आता है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार की छोटी मोटी जो चीजें होती हैं ये ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आपको ये सब फैक्ट एग्जैक्टली इसी तरीके से एग्जाम के लिए भी लर्न करने हैं। बढ़ते हैं हम लोग वेब सेंसरशिप सर्च में। वेबसाइट ब्लॉकिंग जो होती है वो इंडिया में बहुत ज्यादा 2023 और 13 और 23 के बीच का गैप की बात करें तो जबरदस्त बढ़े हैं। वेबसाइट ब्लॉकिंग का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये एक बिहार के एक्टिविस्ट है कन्हैया कुमार ने ये एक आरटीआई लगाई थी, वहां से पता चला है। 2013 में जो है 62 ऑर्डर्स दिए थे सरकार ने, और वो अब करीब 7,000 ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट यूसेज, ब्लॉक करना कंटेंट को, प्रोफाइल को, पोस्ट को, वीडियोस को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एवरीवन नोज ब्लॉकिंग क्या कैसे, सब जानते हैं इस चीज को। तो स्पेशली ब्लॉक करना, किसी अकाउंट को रिपोर्ट करना, ये सब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ब्लॉकिंग का अलग से हमारे जो एक्ट है आईटी एक्ट उसमें प्रावधान भी दिया गया है, और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है उसमें भी इसके बारे में लिखा हुआ है। और इन्होंने यही बोला है बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कि आईपी एड्रेस दिए जाते हैं डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स के द्वारा, और कोई एनोनिमस भी रहते हैं। तो ब्लॉकिंग जो है, ये जो पूरा एक सिस्टम है ब्लॉकिंग का, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स का, इन सब में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसको बैलेंस अप्रोच बनाने की पूरी एक नीड है। ठीक है, पूरी एक नीड है कि इस पे पूरा एक बैलेंस अप्रोच बना करके ही इस पूरे की तैयारी जो है वो की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये छोटे से फैक्ट्स है, इनको भी दिमाग में रखिएगा। अगला सैफरॉन, देखो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने कई बार आपको पहले भी बताया हुआ है। सैफरॉन केसर भारत में बहुत उगता है। भारत के कौन से इलाके में? कश्मीर में उगता है। और कश्मीर में एक जगह है पैम्पोर, इसे बोल ऑफ सैफरॉन भी कहा जाता है। केसर सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सीमेंट फैक्ट्रीज है पेम्पोर और पुलवामा में वहां पर डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, 2023 में मौसम अच्छा था, समय पर बारिश हुई थी उस रीजन में, तो केसर की उपज तो बहुत अच्छी रही थी। और केसर का जो है पूरा कश्मीर का, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, भौगोलिक संकेतक मिलना भी चाहिए, जरूरी भी है, बिकॉज अ, इतनी बढ़िया चीज है, इतना ज्यादा मतलब टेस्टी भी होता है, लोग उसको दूध में डाल के पीते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स काफी कंज्यूम करती हैं, तो काफी एक अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी क्या हुआ है, सैफरॉन की कल्टीवेशन में थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला है कि थोड़ा कम खेती हुई है। गिरावट का जो है सबसे बड़ा कारण कुछ रीजन में रहा है सीमेंट का उद्योग, जिसके कारण केसर की कृषि की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को ही काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। और पिछले 20 सालों की, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं हो रही है, पिछले 20 सालों की अगर हम बात देखें तो 7% की एक उल्लेखनीय गिरावट जो है पूरे केसर में देखने को मिली है, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्रीज वहां पे हैं बिल्कुल ही, जहां पर केसर की खेती होती है वहीं पर ही सीमेंट की फैक्ट्री, जिसकी वजह से थ्रेट होता है, क्योंकि सीमेंट की फैक्ट्रीज है और बाकी सब जगह पे डस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। डस्ट होगा तो ऑब्वियसली सी बात है, जो सैफरन उगाया जा रहा है वहां पे भी कहीं ना कहीं हद तक डस्ट देखने को मिलेगा। तो सैफरन जो है वो उसको चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब सीमेंट में डस्ट होगा, गैसेस होती है, वेस्ट होते हैं, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आज के टाइम पे जो हम कहते हैं ना कि, वैसे तो देखो आज भी कश्मीर और केसर का आपस में ही पूरा रिश्ता है, लेकिन फिर भी जो है वहां का जो होता है ना आकर्षक ट्रेड, वहां का जो जबरदस्त हुआ करता था वो यहाँ पे नहीं है। सो सैफरॉन से ही केवल वो लोग अपना जीवन बिता पाए, ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इंटरफेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है पहली बात तो। और सैफरन की कल्टीवेशन पे बिल्कुल ना यहाँ पर छोड़े, और जो वहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं उस रीजन के, कश्मीर के, वो इस इंडस्ट्री की वजह से जो प्रॉब्लम्स पोज हो रही हैं उस पे कंट्रोल यहाँ पे करें, और पूरी तरीके से उसको रोकने की कोशिश करें। ये सब स्टेप्स जो है वो लेने की जरूरत है। राइट एवरीवन, क्लियर हो गया भाई यहाँ तक सबको? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये वाला भी आप में से पढ़ सकते हो,
कि सैफरॉन वगैरह जो है उसको किस तरीके से ग्रो किया जाता है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देने की जरूरत है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, न्यूट्रिशन को भी ध्यान देने की नीड है। तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये सब चीजें, छोटी छोटी जो चीजें हैं एग्जाम में ये हमसे पूछी जाती है, कुछ ना कुछ इससे सवाल बन ही जाते हैं। राइट एवरीवन। चलिए अगला आता है एयर क्वालिटी का कॉनकॉर्डम। इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसर्न है, वो आप सभी लोग जानते हैं। अभी आज के टाइम पे भी बहुत से रीजन है जहाँ पे एयर क्वालिटी बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई है। 49 सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर बहुत टाइम से जो वहाँ का पर्टिकुलेट मैटर है, पीएम जिसे कहते हैं, वो 2.5 या बहुत ज्यादा डिक्रीज में ही रहा है। तो काफी ज्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स रही हैं। राइट। इंडिया का जो बड़ी बड़ी सिटीज है उनमें भी काफी ज्यादा जो है पॉल्यूशन ऐसे तरीके से देखने को मिला है। दिल्ली है, वहां पर भी नवी मुंबई हो गया, उज्जैन, विशाखापट्टनम, जयपुर। तो कई कई जगह है जहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जहाँ पे पहले ज्यादा जो है AQI इस तरीके का नहीं रहता था, फिर भी अब के टाइम पे जो ये AQI है वो काफी ज्यादा यहाँ पर उनका इंक्रीज हो गया है। तो ये भी कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो रही हैं। ठीक है, बात समझ गए भाई सब लोग यहाँ तक? ठीक है, आप रीड भी कर सकते हो यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, जहाँ पे सिटीज ने प्रोग्रेस दिखाई है कि जहाँ पे जो इन्होंने कम किया है, डिक्लाइन किया है, वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं काफी सारे। तो यहाँ पे डिक्लाइन भी देखने को मिला है, कई रीजन्स में डिक्लाइन हुआ है, कई रीजन्स में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो वही है कि प्रॉपरली डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या चीजें रही हैं। तो वो एक डेटा आपके सामने मैं लेके आ रही हूँ। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द डेटा। ओके, आप एक बार सिर्फ डेटा को भी गो थ्रू कर लोगे, उतना भी बस एक एग्जाम के लिए इनफ हो जाता है कि एग्जाम से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको एक डेटा एक अवेलेबल होना चाहिए पूरा पूरा अपने पास। राइट, क्योंकि इस इन्हीं से ही एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन कि कहाँ पे क्या चीजें हुई हैं, तो डेटा रहेगा तो इजी हो जाता है। ठीक है। अब इसमें वही है कि सबसे पहले तो जो क्वालिटी इस तरीके की है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्टेप अप लेना है। अब सरकार ने लिया भी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्टेप्स नहीं है, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है कि जितने भी फ्यूल्स हमारे अब हम गाड़ियों में उन सब में यूज करते हैं, LPG, CNG, डीजल, इनको और ज्यादा क्लीन करने की जरूरत है ताकि ये पोल्यूशन जो एयर में जाता है इसको और रिड्यूस कर सके। साथ ही साथ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी है, जिसमें ये बोला गया है कि हम लोग आगे आने वाले टाइम तक 2026 तक 40% जो हमारा PM होगा, पर्टिकुलेट मैटर, उसको इंक्रीज सॉरी डिक्रीज कर देंगे। अब होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है। थोड़ा सा मुझे तो डगमगा सा ही लग रहा है ये पूरा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क में भी करें, और PUC सर्टिफिकेशन, ये तो खैर अब मैंडेटरी हो भी गई है बहुत सी जगह पर कि आपको ये ध्यान में रखनी है कि PUC सर्टिफिकेट्स हर एक व्हीकल के पास कंपलसरी होनी चाहिए। उनका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में बहुत सारी कमीशंस यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, ताकि इन टारगेट्स को हम अचीव इजीली कर सके। तो कंक्लूजन यही है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो काफी ज्यादा अब रहा तो है, इसके ऊपर वर्दी की और इम्प्रूव कर सकता है। सिटीज इसमें और नई नई ऐड होती जाएंगी ताकि एक बेटर पिक्चर मिल सके इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल्स मेंस के लिए ज्यादा जरूरी था। और जिसका मैंने डेटा बताया था कि कौन सी सिटीज में इंक्रीज हुआ है, कौन सी सिटीज में डिक्रीज हुआ है, वो डेटा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। अब आप समझ पा रहे हो ना कि कैसे आपने इसमें डिफरेंशिएट करना कि कौन सा डेटा कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, तो ये डेटा डिफरेंट डिफरेंट है, तो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ आर्टिकल की तरफ, बैंक्रप्सी कोड कॉनन्ड्रम्स। देखो, बैंक्रप्सी आपको पता है दिवालियापन जिसे कहते हैं, कि अगर अगर आपको बैंक ने भी ये घोषित कर दिया है कि अब आपके पास जितने भी आपके लोन है और वो सब चीजें चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उसे बैंकरप्ट बोला जाता है। और इसके लिए कोड 2016 में आया था। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप बढ़ रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही थी, तो जरूरत थी कि हम लोग एक ऐसा सेटल लेके आए जिसमें हमें ये भी पता चले कि कौन सा व्यक्ति जो है यहाँ पर लोन जो भी हो रहा है उसको चुकाने के काबिल है या नहीं है। तो अभी ये पता चला है कि रीपेमेंट बहुत कम है, रीपेमेंट के काफी सारे इश्यूज देखने को मिले हैं, यहाँ पढ़ सकते हो। तो डिस्पोजल और रिकवरी भी बहुत कम है। डिस्पोजल और रिकवरी का मतलब कि उस पूरे केस को सॉल्व करके रिकवर करने वाली जो पूरी चीजें होती हैं वो भी अभी तक नहीं पता चली है।
ठीक है। हेयर कट्स एंड रिकवरी रेट्स, इसका मतलब होता है कि आपका जो भी लोन्स है वो राइटिंग में होना, उसमें इंटरेस्ट कितना रहेगा, क्या चीजें रहेंगी, उसे कहते हैं हेयर कट्स। ये वो हेयर कट मत समझ लेना। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं वो कंपनी को लिक्विडेशन दे करके नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल से रिलैक्सेशन मांगने की कोशिश करते हैं, रिकवरी रेट जिसकी वजह से लो होता जाता है। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट इस पूरे आर्टिकल के बारे में बात करूं तो यही हमें पता चला है, चाहे आरबीआई ने रिलीज किया हो, सेबी ने बताया हो, कि जितने भी यहाँ पर लोन्स होते हैं उनकी रीपेमेंट और उनको रिकवर करना, उनकी लिक्विडेशन में बहुत ज्यादा इश्यूज है। ठीक है। यहाँ पर अमाउंट जो रिकवर हुआ है वो केवल 3% रिकवर हुआ है। आउट ऑफ 597 लिक्विडेशन आई थी, इतना पैसा था, उसमें से 3% रिकवर हो पाया। समझ सकते हो कि आप क्या रहा है। उसी के ऊपर एक सरकार ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट मांगी है, जिसमें ये सब बातें बताई गई हैं कि भाई एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, और इसके लिए आगे टाइम पर रीपेमेंट की परसेंटेज आगे बढ़े, उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेप्स लेके इसको इम्प्रूव करेंगे। तो अर्जेंट नीड की भी बात की गई है। ठीक है। आज के क्वेश्चंस देखेंगे, बड़े मजेदार हैं। ये वाला राय माटी तो बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो मैंने अब सोचा कि आज के आर्टिकल में तो दे ही दूं मैं इसको। तो देखिए भाई, राय माटी घुइरिया, घुइरिया, ठीक है, घुरिया भी कहते हैं, घुइरिया भी, क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से जानी जाती हैं ये, जिन्होंने अलग अलग 30 रेयर मिलेट्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करी है। बहुत ही बेहतरीन महिला है। इवन इनको G20 समिट, क्योंकि हम लोग 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पर इनको बुलाया गया था। ये कहाँ से बिलोंग करती है रायमाटी? ये उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। कोरापुट आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपने खनिजों का टॉपिक पढ़ा है, खनिज, मिनरल्स, तब। इनको क्वीन मिलेट ऑफ मिलेट्स कहा जाता है, और इनको बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं मिले, मैं कहूंगी स्टेट लेवल पे मिले हैं। फार्म स्कूल, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाना, ये सब काम भी इन्होंने किया। तो रायमाटी गुड़िया के बारे में आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। इससे बाहर आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने सारे फैक्ट्स आपको बता ही दिए हैं। हाँ, मिलेट्स के बारे में पूछेगा वो डिफरेंट है, पर पर्सनालिटी के बारे में नहीं पूछेंगे, बिकॉज यही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है। उड़ीसा, याद रखिएगा, G20 के समिट में भी ये गई थी, सीड कंजर्वेशन रोल मॉडल के रूप में काम कर रही हैं। इन्होंने साथ ही साथ जो है बामंडल फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनी को भी ध्यान में देख रही हैं, और इनको पूरी तरीके से जो है G20 की कॉन्फ्रेंस में इनकी टेक्निक्स, इनकी नॉलेज मिलेट्स के ऊपर काफी ज्यादा इनको जो है ये चीजें मिली है। ठीक है ना। तो ये भी आप फैक्ट्स को दिमाग में रखिएगा। ये रहे आपका इसका आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी, सेकंड ठीक थी, थर्ड में मिस्टेक थी, रिकॉग्निशन लेवल वगैरह जो मैंने बताया था कि इंटरनेशनल नहीं, स्टेट लेवल तो इनको जरूर मिले। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 22 लैंग्वेजेस में नहीं दिया जाता, जो हमारी 22 ऑफिशियल है 8 स्केड्यूल में, ये 24 में दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 22 जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसमें इंग्लिश नहीं है और उसमें राजस्थानी लैंग्वेज नहीं है। तो 22 में दो और लैंग्वेजेस, इंग्लिश और राजस्थानी को ऐड कर दोगे तो 24 लैंग्वेज बन जाएंगी। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 के 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, और ये बाइनियली नहीं दिए जाते, ये एनुअली हर साल दिए जाते हैं, साल में 2 बार नहीं दिए जाते। बाकी थर्ड स्टेटमेंट ठीक लिखी है, फर्स्ट भी ठीक लिखी है, सेकंड में गलती है, तो आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा। समझे? साहित्य अकादमी अवार्ड, लेकिन ये पूरे भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड नहीं है। साहित्य अवार्ड ये नहीं होता, सबसे बड़ा भारत का लिटरेरी अवार्ड होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। या बाकी यहाँ से आप रीड कर लो, वैसे तो मैंने समझा दिया है, बट स्टिल आप रीड भी कर सकते हो। ठीक है। पढ़ते जाओ ये सारी बातों को, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, पढ़ लिया होगा। अगला आता है ये वाला क्वेश्चन जो कह रहा है कि वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल लिटरेसी को अगर जोड़ दें आपस में, तो उससे क्या भारत की डेमोक्रेसी और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी? तो बिल्कुल, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर हम लोगों को मतदान की शिक्षा दें। देखो, मैं बताऊं एक बात आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा मेरी इस बात से अग्री करेगा ही, करना तो चाहिए। नहीं करेगा तो भी बता दीजिएगा भाई कि मैम हम इस बात से आपकी अग्री नहीं करते, पर मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि यार, जो भी यहाँ पर लोग हैं वोट देने के लिए जाते हैं, मत देने के लिए जाते हैं,
और आधों को तो यही नहीं पता होता कि एमपी और एमएलए में फर्क क्या है। सांसद और विधायक दोनों अलग अलग चीजें और क्या हैं, इसमें क्या फर्क है। इस इलेक्शन में जाओगे तो आप किसको चुनने जा रहे हो, इसमें जाओगे तो किसको चुनने जा रहे हो, इनको कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है। मैं किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह का नाम नहीं ले रही इसमें, क्योंकि वो एक जगह स्पेसिफिक है ही नहीं ये चीज, ये पूरे भारतवर्ष में है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता ये चीज सोच के कि यार अगर आप जिसको वोट देने जा रहे हो, अपने वोट का सही इस्तेमाल करने जा रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका वोट कौन सी पार्टी को और किस वजह से आप यहाँ पे दे रहे हो। समझे भाई? तो ये एक चीज है। समझ गए ना आप लोग मेरी बात को? तो बस मेरे हिसाब से आप लोग अग्री करोगे इस बात से, तो वही आपको बताने की, अगर लोगों में शिक्षा होगी मतदान को लेकर के तो लोगों को भी कितना फायदा होगा। तो मतदान की शिक्षा होना बेहद जरूरी है। मतदान शिक्षा हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी बन जाती है। वही चीज है इसके अंदर, ठीक है? वही पॉइंट है, तो इसी को आपको दिमाग में रखना है कि क्या है ये चीज, क्या मतलब मैं बताना क्या चाह रही थी, वही बात है। ठीक है भाई, मेंस के लिए इसको लिख सकते हो आप, इस पूरे आंसर को अच्छे से आप पूरा नोट कर सकते हो। तो यही था हमारा आज का पूरे आर्टिकल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जनवरी के महीने शुरू हो गया था, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दी होगी, बिकॉज बहुत जरूरी है पूरी पढ़ाई करना। क्योंकि अगर आप जनवरी से करंट अफेयर को शुरू कर रहे हो, तो आपका कोई भी जो एग्जाम आ रहा है अभी आने वाले महीनों में, सब एग्जाम के लिए जनवरी के करंट अफेयर बहुत जरूरी रहेंगे। चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही हो, आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी, मैं कोई भी एग्जाम की बात कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिक नहीं बता रही कि यूपीएससी का ही है, कोई भी एग्जाम, सब में काम आएंगी ये सारी चीजें। तो इनको लिखो, इनको रटो, इनको पढ़ो, इनको लर्न करो। ठीक है? और कोई भी समस्या, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और कमेंट भी किया करो, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आपको बताने की, पढ़ाने की। ठीक है भाई? चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।